नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम कल जो शुरू कर चुके बिंदु था, कल जो हमारा प्रकरण हम आरंभ कर चुके थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। पूर्व की कक्षा में हमने जाना कि उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, उपसर्ग और प्रत्यय के जो शब्द हैं वो किस तरीके से बनते हैं। और इस बात को जानने के लिए हम बहुत कुछ तथ्य जान भी चुके थे। हम कल की या पूर्व की जो कक्षा रही थी उसमें अंतिम बात जहाँ छोड़ी थी वह यह रही थी क्या कि विकार के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर हैं या बदलाव के आधार पर, बस वहीं ले चलता हूं दोस्तों जहां से हमारी कक्षा कल बंद हुई थी। है क्या विकार रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर दो प्रकार आए थे नाम, और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया, एक नाम विकारी है और एक नाम अविकारी है। विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं? विकारी वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक, ये शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदले नहीं जाते वो तो होते हैं अविकारी। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदले जाते हैं वो क्या होते हैं? विकारी। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ कि विकारी और अविकारी जो शब्द हैं, विकारी और अविकारी जो शब्द हैं, ये दोनों के दोनों इन 4 परिवर्तन की इकाइयों पर निर्भर करते हैं। किसी भी शब्द को बदलना हो तो शर्त 4 हैं। लिंग के आधार पर बदल दो, या वचन के आधार पर बदल दो, या काल के आधार पर बदल दो, या कारक के आधार पर बदल दो। ऐसा कोई शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक चारों ही शर्तों पर बदल जाए, बदलने वाले, तो वो तो क्या होंगे? विकारी। और नहीं बदले, नहीं बदलने वाले, वो क्या होंगे? अविकारी। बदलने वाले विकारी और नहीं बदलने वाले अविकारी। कल अंतिम में मैंने आपको गृह कार्य दिया था, आपको यह बताने हैं विकारी कौन कौन से हैं। विकारी कौन कौन से हैं? जैसा कि आपने बताया, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और चौथा और अंतिम विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? क्रिया। क्या है? क्रिया। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हिंदी में आपके क्या होते हैं? विकारी होते हैं। क्या होते हैं? विकारी होते हैं। और 4 ही क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। कल वाली स्लाइड पर अगर आपको मैं लेकर जाऊं दोस्तों, तो कल जो हमारी बात रही थी अंत में यही थी कि उपसर्ग और प्रत्यय केवल विकारी शब्दों के साथ जोड़े जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय केवल और केवल कैसे शब्दों के साथ जोड़े जा सकते हैं? विकारी शब्दों के साथ। और फिर हम यह जानना चाह रहे हैं कि विकारी शब्द कौन से थे। तो विकारी शब्द जो थे दोस्तों, वे क्या थे? विकारी शब्द वे थे जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदले गए। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदले गए। और संख्या में कितने हैं? 4। तो हम सार रूप में क्या कहेंगे? हमारे पास ये लो जी, एक तो क्या आ गया? संज्ञा। एक क्या आया? सर्वनाम। एक क्या आया? विशेषण। और एक क्या है? क्रिया। इन चारों के चारों विकारी शब्दों से पहले यदि कोई शब्दांश जुड़ रहा है तो वह क्या है साथियों? वह उपसर्ग है। वह क्या है? उपसर्ग है। और इन चारों शब्दों के पश्चात कोई शब्दांश जुड़ रहा है तो वह क्या है? प्रत्यय है। अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय की कहानी ये है। उपसर्ग और प्रत्यय की कहानी यह है। इस स्लाइड को बहुत गौर से देख लो। क्या कि उपसर्ग हो या प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे? पहले और बाद में। किसके? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के। इन चारों को हम एक नाम दे तो वो नाम क्या होगा? विकारी। वो नाम क्या होगा?
विकारी। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि उपसर्ग और प्रत्यय का योग कैसे शब्दों के साथ होता है? विकारी शब्दों के साथ। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो आज हम इन कक्षाओं में जोड़ने जा रहे हैं, यहाँ इनमें जोड़ने जा रहे हैं, इनकी थ्योरी में जोड़ने जा रहे हैं, वह क्या है, वह जानिए। हमें पता चल गया उपसर्ग क्या है? पूर्व में जुड़ने वाला शब्दांश। प्रत्यय क्या है? पश्चात जुड़ने वाला शब्दांश। एक बात। दूसरी बात, स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, दोनों में नहीं होता। स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता तो जाहिर सी बात है दोनों का कोई स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमें पता चली, वह क्या चली कि ये दोनों के दोनों ही, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, वो विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है जी, मान ली बात, विकारी शब्दों के साथ जोड़ दिया। अब अगला तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय स्वयं कैसे होते हैं। कल भी इस बात पर हल्की सी चर्चा हमारी हो चुकी थी, इसका हिंट मैंने आपको दिया था कि उपसर्ग और प्रत्यय के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि आप इन्हें विकारी शब्द की श्रेणी में रखोगे या अविकारी शब्द की श्रेणी में रखोगे, तो बताइए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? अरे भाई, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपको पता है। तार्किक बुद्धि का आपको प्रयोग करना है। जब मैं ये कह रहा हूँ आपको ये कह रहा हूँ कि हिंदी में विकारी केवल 4 ही हैं, इनमें कहीं उपसर्ग और प्रत्यय लिखा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें नहीं है, इसका मतलब विकारी तो है ही नहीं। और जब विकारी नहीं है तो बचा क्या? अविकारी। अब आप कहोगे सर अविकारी भी 4 ही होते हैं। बिल्कुल 4 होते हैं। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण, ये 4 ही अविकारी होते हैं और 4 ही विकारी होते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने विकारी शब्द भी फिक्स 4 बता दिए, अविकारी शब्द भी फिक्स 4 बता दिए, उपसर्ग और प्रत्यय का कहीं जिक्र किया नहीं, और सवाल ये पूछ बैठे कि इसको विकारी कहें या अविकारी। अरे भाई, होगा क्या? बिल्कुल इसका जवाब है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय विकारी और अविकारी के संदर्भ से यदि इनकी तुलना की जाए या विकारी और अविकारी के परखनली में जांच कर इनको यदि परखा जाता है, तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय स्वरूप होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अव्यय स्वरूप होते हैं। स्वरूप का मतलब होता है के अनुसार, के जैसे, के अनुसार के जैसे। बहुत अच्छे से जानो, शब्द बहुत सारगर्भित है हमारे पास हैं। स्वरूप का मतलब क्या हुआ? अव्यय स्वरूप, अर्थात अव्यय के जैसे होते हैं। अव्यय नहीं होते, अव्यय के जैसे होते हैं। उदाहरण समझ लो भाई, उदाहरण समझ लो। जैसे मैंने दुकान के आगे लिखा था दार प्रत्यय है, और हार के पहले लगाया था प्र उपसर्ग लगाया था। प्र को बहुवचन बनाओ प्रो बनता है क्या? स्त्रीलिंग बनाओ प्री बनता है क्या? नहीं बनता, नहीं बदल रहे। दार को बनाओ दारो या दारी, नहीं बदल रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से अविकारी शब्दों को या अव्यय शब्दों को लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वही वाली बात ध्यान दीजिए। जैसे अविकारी शब्दों को लिंग वचन काल और कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता, विकारी शब्दों को लिंग वचन काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है। तो जो नहीं बदले जा सकते वो कैसे होंगे? वो अविकारी होंगे। और जब आपको इस प्रकार की बात पूछ ली जाए तो तथ्यात्मक जानकारी में हम ध्यान देंगे यहाँ पर। उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते तो कैसे के साथ हैं? विकारी के साथ। जुड़ते तो कैसों के साथ है? विकारी के साथ। लेकिन स्वयं कैसे हैं? स्वयं है अविकारी जैसे। स्वयं कैसे हैं दोस्तों? अविकारी जैसे। तो अब मैं अगला तथ्य लिखने जा रहा हूं। अगला तथ्य मैं लिखूंगा क्या? कि ये अव्यय स्वरूप होते हैं। ये अव्यय स्वरूप होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? अव्यय स्वरूप होते हैं। ये कैसे होते हैं? अव्यय स्वरूप होते हैं। अब बात करें इसके लिए, इसके लिए बात करें, ये कैसे होंगे? तो ये भी अव्यय स्वरूप होते हैं दोस्तों। ये भी कैसे होंगे? ये भी अव्यय स्वरूप होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ, इन दोनों लाइनों को बहुत अच्छे से जान लीजिए। इन दोनों लाइनों को बहुत अच्छे से जान लीजिए। मेरे कहने का आशय यह है
कि उपसर्ग और प्रत्यय खुद तो कौन से शब्दों के साथ जुड़ेंगे, विकारी शब्दों के साथ, अर्थात बदलने वाले शब्दों के साथ, तभी तो ये उनको बदल पाएंगे, क्योंकि वो बदले जा सकते हैं। विकारी का मतलब बदले जाने वाले, तो ये बदले जा सकते हैं, अर्थात ये विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। लेकिन खुद कैसे हैं, खुद अपरिवर्तनीय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को आप लिंग और वचन, काल और कारक के आधार पर बदल नहीं सकते। वो स्वयं अविकारी हैं, जुड़ते विकारी के साथ में होंगे, लेकिन स्वयं परिवर्तन की योग्यता नहीं रखते। अर्थात ये स्वयं कैसे होंगे, अव्यय स्वरूप। अव्यय स्वरूप का मतलब ये अव्यय के जैसे होते हैं। ये दोस्तों अव्यय के जैसे होते हैं। अब अगला तथ्य मैं फिर से बोलूँगा। अगला तथ्य कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। कैसे, इससे बनेगा है, एक तरफ क्या हो गया, विकारी, और एक तरफ क्या हो गया, अविकारी है। हम इस सूत्र को खोल कर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, कैसे, देखो, उपसर्ग प्लस विकारी या विकारी प्लस प्रत्यय। हिंदी नहीं है, मैथ्स है, मैथ्स की तरह है पूरा का पूरा, बिल्कुल। व्याकरण में आप क्या करते हैं, रट लेते हैं, 4 उदाहरण रट लिए प्रत्यय के, उपसर्ग के, हो गया परीक्षा में प्रश्न हल। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उससे हैं। हमें जब यही नहीं पता कि ये बने कैसे, जुड़े कैसे, जुड़ते किससे हैं और क्यों जुड़ते हैं और कैसा बदलाव हुआ, जब तक ये नहीं जानेंगे रटते रह जाएंगे। ये तथ्य समझ में आ गए, एक शब्द भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे आंसर देके चले जाओगे, सीधे के सीधे उत्तर दे दोगे। अभी बताऊंगा आपके समक्ष मैं उदाहरण प्रस्तुत करके कि देखो, इसका उदाहरण मुझे नहीं पता, इसका उत्तर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये फैक्ट पता है और इन तथ्यों के आधार पर हम इसके सही जवाब तक पहुँचेंगे। आएगी वो बातें आगे, पहले इधर देखिए। इस सूत्र को हमने इस तरीके से तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, देखो, उपसर्ग प्लस विकारी एक भाग हो गया, या फिर विकारी प्लस प्रत्यय, विकारी प्लस प्रत्यय। विकारी उपसर्ग कैसा है, अव्यय का, अविकारी जैसा, अविकारी जैसा है, क्योंकि अभी अभी हमने जाना है, ये देखो अभी अभी हमने जाना है, ये रहा, ये अव्यय स्वरूप होते हैं अर्थात अविकारी के जैसे, ये भी अव्यय स्वरूप होते हैं अर्थात अविकारी के जैसे। तो अब मेरे दोस्तों ये जवाब आप देना कि एक तो है विकारी और एक तरफ क्या हो गया, अविकारी। यहाँ भी एक तरफ तो क्या है, विकारी, और एक तरफ क्या हो गया, प्रत्यय क्या है, अविकारी का जैसा। तो विकारी प्लस अविकारी या अविकारी प्लस विकारी, समझ में आ रहा है, अविकारी प्लस विकारी या विकारी प्लस अविकारी। रिजल्ट क्या आएगा बताओ, विकारी या अविकारी। अरे सर बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आनंद आने वाला है इस चीज़ में, बहुत मज़े की चीज़ है ये। मज़े की चीज़ ऐसे है कि हमें ये फैक्ट्स पता हैं, तथ्य जानने हैं, इनका हमें सार निकालना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को हम एक नाम में क्या कह सकते हैं, विकारी कह सकते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय क्या है भाई साहब, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, अविकारी हैं। तो अब आप ही बताओ, एक तरफ हो गया विकारी, एक तरफ क्या हो गया, अविकारी। जैसे सम संख्या और विषम संख्या है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या, तो सम और विषम का योग क्या होगा, विषम है। देख लो भाई, सम संख्या प्लस विषम संख्या, योग क्या हुआ, विषम संख्या। वही वाली बात यहाँ आती है दोस्तों कि जब विकारी के साथ अविकारी जुड़े या अविकारी के साथ विकारी जुड़े, परिणाम सदैव क्या आएगा, अविकारी आएगा। परिणाम सदैव क्या आएगा, अविकारी आएगा। तो यहाँ से आपके संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक कॉमन तथ्य बता देता हूँ दोस्तों कि जब भी आप अव्यय पढ़ते हो, अव्यय शब्द रटते हो, तो रटना नहीं, एक तथ्य याद रख लो, क्या, कि उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द अविकारी होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द अविकारी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, कंप्यूटर महोदय मुझे स्विच करे जरा, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से समझना इसको। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों, उपसर्ग और प्रत्यय, मेरा मार्कर चलता हुआ दिख रहा है मेरे दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों क्या है, अविकारी हैं। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अविकारी। और ये दोनों अविकारी, ये दोनों अविकारी जो हैं आपके, ये दोनों के दोनों जो अविकारी हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं,
विकारी के साथ जुड़ रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं? विकारी के साथ जुड़ रहे हैं। और रिजल्ट क्या आ रहा है? अविकारी। रिजल्ट क्या आ रहा है? अविकारी। तो फैक्ट क्या निकल गया? तथ्य क्या निकला? इस लाइन का सार क्या निकल के आया दोस्तों? सार यही निकल के आया कि उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द क्या होता है? अविकारी होता है, अर्थात अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। तो अब हम हमारा अगला फैक्ट जो लिखेंगे वह क्या लिख देंगे यहां पर कि इनके योग से बने शब्द हैं, इनके योग से बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय जैसे हो गए ना, क्योंकि ये खुद अव्यय जैसे हैं, तो जाहिर सी बात है जिससे भी जुड़ जाएंगे उसको भी अपने जैसा ही बना लेंगे। हो गया? इनके योग से बने शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और यही वाली बात यहाँ भी लिख देंगे हैं, इनके योग से बने शब्द, इनके योग से बने शब्द क्या होंगे दोस्तों? इनके योग से बने शब्द अव्यय होते हैं। अरे भाई आनंद आ गया इस बात में। तो इनके योग से बने शब्द क्या होंगे? अव्यय होंगे। और इनके योग से भी बने शब्द क्या होंगे? अव्यय। चाहे उपसर्ग के योग से बने और चाहे वो प्रत्यय के योग से बने। उपसर्ग के योग से बनेगा तो भी अव्यय होगा, प्रत्यय के योग से बनेगा तो भी क्या होगा? अव्यय होगा। और वो क्यों होगा अव्यय? यह बात हम यहाँ जान चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके। अब बात आ गई क्या? अगला तथ्य हम बनाने शुरू करेंगे यहाँ से। हमें पता चल गया, पूर्व की कक्षा में जान चुके थे उपसर्ग और प्रत्यय का शाब्दिक विवेचन, उसकी परिभाषा और स्वयं कैसे हैं। आज हमने ये जान लिया कि ये खुद कैसे हैं, तो खुद अव्यय जैसे हैं। खुद कैसे हैं? ये अव्यय जैसे हैं। वो जिसके साथ जुड़ गए उसको भी अपने जैसा बना लिया, अर्थात उसको भी अव्यय बना दिया, उसको भी अव्यय बना दिया। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो आप कहोगे कि सर मान लिया, यह भी पता चल गया कि किसके जुड़ते हैं। किसके जुड़ते हैं भाई? देखो विकारी शब्दों के। किसके जुड़ते हैं? विकारी शब्दों के। खुद कैसे हैं? खुद अविकारी हैं। खुद कैसे हैं? अविकारी हैं। बनेंगे कैसे? तो बनेंगे अव्यय। बनेंगे क्या? अव्यय। लेकिन सर जुड़ेंगे कैसे? जोड़ भी दिया, लेकिन ये तो बताओ ये जुड़ते कैसे हैं? यही तो कहानी है दोस्तों, यही तो कहानी है कि उपसर्ग और प्रत्यय मान लिया जुड़ते हैं अव्यय शब्दों के साथ या व्यय शब्दों के साथ, तो विकारी या व्यय शब्दों के साथ। खुद कैसे हैं? अव्यय हैं या अविकारी हैं। परिणाम कैसा आया? अविकारी या अव्यय आया। लेकिन जुड़ेगा कैसे? अब हम इनका योग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला तथ्य हम अब बनाएंगे। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर मैं अगली सीट शुरू करूंगा। अब देखो अगली बात हम जानना आरंभ करेंगे दोस्तों। वही एक तरफ उपसर्ग और वही एक तरफ प्रत्यय, वही एक तरफ उपसर्ग है और वही आपका एक तरफ प्रत्यय है। उपसर्ग हो गया और एक तरफ क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। एक तरफ उपसर्ग हो गया और एक तरफ प्रत्यय हो गया। क्या 9 बातें हम जान चुके हैं। ये 9 बातें हमारे पास आ चुकी कि इनके बने योग क्या होंगे? अव्यय होंगे। अब हमें इनका योग करना है कि योग होता कैसे है। तो देखो एक उदाहरण से समझ में आएगा आपके। जैसे मेरे पास एक शब्द है आशा। शब्द क्या है दोस्तों? आशा। और मुझे उपसर्ग जोड़ना है कौन सा? प्रति। उपसर्ग कौन सा जोड़ना है? प्रति। शब्द क्या बनेगा? बताओ जरा, शब्द क्या बनेगा? है प्र का तो प्र, ते में से यदि स्वर लघु ई बाहर निकाल दिया, इधर क्या है? आ, और आगे क्या लिखा हुआ है? शा। ई के बाद ए समान आ रहा है तो ई का क्या बना? ये। और ये में आगे क्या जोड़ेंगे? आ। बन गया क्या? या। इधर क्या बचा पड़ा है? प्र और ते आधा, और उसके बाद में क्या है? शा। सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रत्याशा। क्या लिखेंगे? प्रत्याशा, प्रतीक्षा या इंतजार। यही हुआ। इसका मतलब यह है कि आप उपसर्ग का योग करते समय संधि कर सकते हैं या नहीं। सवाल समझो मेरा। अरे भाई उपसर्ग के योग में संधि हो सकती है या नहीं, यहां पर इस बात पर मत जाना
इस बात पर मजा नहीं, ये तो शब्द का विवरण है कि उपसर्ग शब्द कैसे बना। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के संयोग से बना है। अब यहाँ से उस चीज़ का लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ से इस चीज़ का कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ तो बात ये लगा रही है। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बताइए कि उपसर्ग जुड़ते समय संधि हो सकती है या नहीं। ना तो कर ही नहीं सकते भाई, उदाहरण आपके सामने है, हाँ होगी। तो जाहिर सी बात है, अगला जो मैं तथ्य लिखने जा रहा हूँ, तथ्य को पहले लिखेंगे उसके बाद समझ में आएगा क्या तथ्य है। यहाँ 10वां तथ्य जोड़ सकते हैं इसको, क्या कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि संधि में उपसर्ग का हम प्रयोग पढ़ते हैं। अरे एक नहीं अनेकों उदाहरण बता रहा हूं मेरे साथियों। यण संधि में बहुत सारे उपसर्ग पढ़ते हो। अयादि संधि में भी हम उपसर्ग पढ़ते हैं। व्यंजन संधि में सम का उपसर्ग का नियम पढ़ते हैं। हलंत में का नियम हम पढ़ते हैं। उत और उद उपसर्ग का नियम पढ़ते हैं। निर और निस उपसर्ग का नियम पढ़ते हैं। दुर और दुस उपसर्ग का नियम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि में भी आप नि है और दु है और परि उपसर्ग पढ़ा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। मेरे कहने का सार ये है कि आपको संधि के उदाहरणों में उपसर्ग पूछ सकता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि संधि शब्दों में उपसर्ग होते हैं। उदाहरण समझो, एग्जाम में प्रश्न क्या आता है। प्रश्न पूछ लिया, बताइए राकेश जी, प्रत्याशा शब्द लिखा हुआ है। राकेश जी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि यदि य व और रे से पहले आधा हो तो संधि यण है, और प्रत्याशा यण संधि का उदाहरण है। रट के गया है साहब। परीक्षा में देखा, प्रत्याशा प्रश्न में लिखा आते उसके दिमाग में यण संधि आ गई, लेकिन प्रश्न संधि का था ही नहीं। भाई प्रश्न तो ये था कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। राकेश जी चकमा आ गए। अब यार संधि तो हमने पढ़ी है, उपसर्ग तो नहीं पढ़ा। अरे राकेश जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे किसी भी मित्र को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने संधि पढ़ ली, समझो उपसर्ग हो गया। कैसे हुआ अब देखो, आप इसका संधि विच्छेद क्या करोगे। संधि तो आपको आती है, तो आप कहोगे सर ये लो जी संधि है, ये संधि है ना। तो मेरी एक बात ये याद करो कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। कहने का आशय यह हुआ कि आपको संधि के उदाहरण उपसर्गों में मिलेंगे और उपसर्गों के उदाहरण संधियों में मिलेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, मौसेरे भाई बहनों की तरह जुड़े हुए हैं दोनों बिंदु। तो अगर आपको प्रत्याशा शब्द दे करके संधि विच्छेद पूछे तो प्रति प्लस आशा बताओगे, और उपसर्ग पूछे तो आशा की तो हमें याद ही क्यों करना, में तो पहले वाले पद का मतलब है, क्योंकि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, पूर्व में। तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा। कुछ समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का आशय यह है साथियों कि उपसर्ग के योग से संधि होती है, अर्थात संधि का उदाहरण देकर के संधि नहीं, आपसे उपसर्ग पूछ लेता है और विद्यार्थी यही चकमा खा जाते हैं। उपसर्ग प्रत्याशा शब्द का सही उपसर्ग निकालिए और यही आपको ए विकल्प मिल जाता है। अब आपको ये वाली बात यदि याद नहीं, कौन सी, कि उपसर्ग संधियों में चलते हैं या संधियां उपसर्ग में चलती हैं, तो जाहिर सी बात है इस विकल्प को आप काट दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो इसका संधि विच्छेद है, उपसर्ग थोड़ी है। यही समझोगे, आप इसको अलग पढ़ लोगे, जबकि मैं कह रहा हूँ ये दोनों जुड़ के पढ़ रहे हैं और आपने इनको अलग अलग पढ़ लिया कि उपसर्ग चीज़ न्यारी होएगी और प्रत्यय चीज़ अलग होएगी। अरे भाई अगर अलग अलग होएगी तो ये बता कि इनको आप जोड़ करके कोई और रूप तो दे नहीं सकते, प्रत्याशा तो प्रत्याशा ही बनेगा। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि जब प्रति प्लस आशा का योग होगा तो आप इसे संपूर्ण पद के रूप में तो कहो तो यह इसका संधि विच्छेद है। उपसर्ग पूछे तो केवल आधा बताना है, प्रति को बोल करके कह सकते हो कि ये इसका उपसर्ग है। और ये कब कहेगा विद्यार्थी, जब उसको ये पता होगा कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या प्रत्यय के योग से भी संधि पद बनाए जा सकते हैं? मतलब यह है कि जैसे कि आपने किसी शब्द का संधि विच्छेद करके पहला पद उपसर्ग निकाल दिया, क्या आप ऐसे ही किसी शब्द का
संधि विच्छेद करके अंतिम पद को प्रत्यय निकाल सकते हो क्या? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि संधि का उदाहरण देकर के आपको उपसर्ग पूछता है और पूछ सकता है, तो क्या संधि का उदाहरण देकर के प्रत्यय पूछ सकता है या पूछेगा? नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, यही एक सबसे मोटा अंतर और पहला अंतर आ रहा है इन दोनों बिंदुओं में। इससे पहले देखो सारी बातें समान लिखी, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये पहले जुड़ रहे हैं, ये बाद में जुड़ रहे हैं, ये जुड़ के अर्थ देंगे, ये भी जुड़ के अर्थ देंगे, ये विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है, ये भी विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है, स्वयं अव्यय जैसा, स्वयं अव्यय जैसा, बना हुआ योग से बना शब्द अव्यय होता है, योग से बना शब्द अव्यय होता है। और देख लो, ये पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, बाद में जुड़कर अर्थ को प्रभावित करते हैं। शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। सारी बातें समान, अंतर पहला। और अब लिखने जा रहा हूँ वो अंतर क्या लिखा है मैंने, कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यय के योग से संधि पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता। हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्यय के योग से संधि पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रत्यय के योग से संधि पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब समझ में आया क्या? मेरे कहने का आशय यह है कि आपको कोई भी शब्द दे करके प्रत्यय नहीं पूछ सकता। संधि का उदाहरण देकर के उपसर्ग पूछता है, पूछेगा, लेकिन संधि का उदाहरण देकर के प्रत्यय नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। यह बात आपको NCERT की पुस्तक में लिखी हुई मिल जाएगी। इतने सारे तथ्यों में केवल ये एक तथ्य ऐसा है जो आपको NCERT में लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि प्रत्यय, क्योंकि आपके जैसे पावक पौधन अक्स आ रहा है, आप सोच रहे हो अक तो प्रत्यय है, बिल्कुल अक प्रत्यय है, बिल्कुल अक प्रत्यय है, लेकिन NCERT इस बात को सार्थकता से स्वीकार करती है कि अपवाद स्वरूप एक दो शब्दों में नियम लग जाए, हट जाए, वो अलग बात है। मूल रूप से, कॉमन रूप से, सामान्यकरण का एक नियम यही है कि प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती। ये एज इट इज लिखा हुआ है NCERT में। समझ में आया मेरे दोस्तों? अब आ गई बात यह तो संधि की, अब आ गई बात यह तो संधि की। अब मेरा अगला सवाल आप जैसे विद्वान साथियों से फिर से है, क्या समास के संदर्भ से पूछ लिया जाए, क्या उपसर्ग के योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं? बताओ, क्या उपसर्ग के योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको संधि का उदाहरण देके उपसर्ग पूछ सकता है, तो क्या आपको समास का उदाहरण देकर भी उपसर्ग पूछ सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, हाँ पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। अव्ययी भाव समास की परिभाषा ये कहती है कि जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान या अव्यय या उपसर्ग हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहला पद प्रधान अव्यय या उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास में। इसके अलावा आपके कर्मधारय समास में भी यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर लिया जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। नए तत्पुरुष समास में भी हम पढ़ते हैं ए या अनुपसर्ग का प्रयोग करके नहीं का अर्थ देने हेतु सामासिक पदों का निर्माण किया जा सकता है। बहुब्रीहि समास में भी पढ़ते हैं से या साथ का अर्थ देने के लिए से या सह उपसर्ग का प्रयोग करके सहित के अर्थ हेतु सामासिक पदों का निर्माण किया जा सकता है। आप नकार नहीं सकते। कहने का मतलब अगला तथ्य मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना जरा इस बात पर, क्या कि उपसर्ग के योग से दोस्तों रटने वाली हिंदी नहीं पढ़ाता हूं मैं, रटने वाली हिंदी आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, समझना है, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए है। उपसर्ग के योग से सामासिक पदों का निर्माण भी किया जाता है, सामासिक पदों का निर्माण किया जा सकता है। बस ये दो लाइन अगर आपको याद है तो आप किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण का आंसर दे सकते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं? अगर आपको ये लिखा हुआ मिल गया, देख समझना, अगर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है प्रतिकार, अरे आप तो इतना पढ़ के जा रहे हो, कोई एक लाइन नहीं पढ़ेगा वही दे देगा इसका जवाब। तो प्रतिकार में उपसर्ग क्या है उसको खुद को ही पता है, प्रति और कार, ये लो जी,
ये तो सभी बता देंगे, फिर पढ़ने वाले में और नहीं पढ़ने वाले में अंतर भी तो करना है। तो परीक्षक कभी भी ये ऐसे उदाहरण तो आपको किताबों में इसलिए लिखे हुए मिलते हैं कि पन्ने भरे हुए मिल जाएं, हाँ कि एक उपसर्ग के 10 उदाहरण दे दिए साहब किताब लिखने वाले ने, लेकिन उनके 10 के 10 काम के नहीं है दोस्तों। काम का वही उदाहरण है जो आपको समास से क्रॉस पढ़ाता है, जो आपको संधि में क्रॉस पढ़ाता है, जो आपको उपसर्ग में क्रॉस पढ़ाता है, वह उदाहरण ही काम का है। उदाहरण आ गया, हाँ बिल्कुल उदाहरण आ गया क्या, जैसे प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। अब यहां पर ये देखो, ये यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, प्रति प्लस उत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न। ये यण संधि में पढ़ा है आपने कि ई के बाद ऊ आ रहा है, ए समान स्वर आ रहा है, तो ई का ये बना और ऊ की लगा दी मात्रा, यू बन गया, ये लो। ये आपने यण संधि में पढ़ा है, उपसर्ग में कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं लिखा हुआ भी नहीं आता ऐसा, लेकिन आपको संधि पता है। और संधि पता होने के साथ साथ एक लाइन ये भी पता है कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है आप ये पूरा का पूरा तो लिखेगा तो विच्छेद हो गया, और केवल अकेला लिख के आ गए तो उपसर्ग हो गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है? मैंने ये कहना चाहा है दोस्तों कि उपसर्ग के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी को 100% भ्रमित करने के लिए संधि या समास का उदाहरण देता है। और विद्यार्थियों की या मेरे जैसे या आप जैसे मेरे सभी मित्रों की आदत रही है शुरू से कि हर एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं। नहीं, ये तो उपसर्ग है, ये संधि है, ये समास है। अरे भाई उपसर्ग संधि समास कुछ नहीं, ये हिंदी है, बस इतना समझ लो। हिंदी है तो सारे के सारे अंतर संबंधित हैं, सभी के सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो यह चीज़ आपको सदैव याद रखने की है, क्या कि उपसर्ग के योग से संधि पद भी बनता है, तो उपसर्ग के योग से सामासिक पदों का निर्माण भी किया जा सकता है। और सामासिक पदों के निर्माण में भी मैंने आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण गिना दिए, जैसे कि आपका पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास, पुनः सुन लीजिए, पूरा अव्ययी भाव समास उपसर्ग पर आधारित है। कर्मधारय समास में भी बहुत सारे उपसर्ग जोड़ करके विशेषण का अर्थ निकाला जाता है और कर्मधारय समास बनाया जाता है, जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, सपूत, सत्मार्ग, सत्परामर्श, ऐसे वाले शब्द। न तत्पुरुष समास, नहीं का अर्थ देने के लिए ए या अन उपसर्ग जोड़कर सामासिक पदों का निर्माण किया जाता है। जो तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेदों में न तत्पुरुष पढ़ते हैं, न तत्पुरुष, असत्य, अनचाहा, अनदेखा, अनजान, अचूक, इस प्रकार के शब्द हैं। और एक आता है बहुब्रीहि समास के विशेष तथ्य में हम पढ़ते हैं साथ या सहित का अर्थ देने हेतु सह या सह उपसर्ग के योग से जिन सामासिक पदों का निर्माण किया जाता है वे आपके बहुब्रीहि समास में गिने जाते हैं। तो सार रूप में कहें तो सार रूप में उपसर्ग के योग से सामासिक पदों का निर्माण किया जा सकता है। अब आऊँगा मैं संप्रत्यय पर। देखो, प्रत्यय के योग में संधि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एक भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, क्या प्रत्यय के योग में समास भी नहीं होते? बताओ, प्रत्यय के योग में समास होते हैं या नहीं? हाँ या ना? होते हैं, होते हैं दोस्तों। याद करिए वो ऐतिहासिक पल जब मैंने आपको अव्ययी भाव समास में एक चीज बताई थी कि एक तो होता है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, एक होता है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। यदि नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको मिल जाता है, जैसे शब्द आता है विवाहेतर, आया हुआ शब्द है, ये एग्जाम में आया हुआ है, विवाहेतर, विवाह प्लस इतर है। शब्द आ जाता है मृत्युप्रांत, मृत्यु प्लस उपरांत है, ऐसे शब्द दिए जाते हैं। बिल्कुल, पाठोप्रांत, पाठांतर्गत, पाठ प्लस अंतर्गत, ऐसे शब्द आ गए। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, ऐसे अव्ययी भाव समास के उदाहरण जिनमें संज्ञा पद पहले है बाद में अव्यय हो। एक बात। दूसरी बात, याद करिए दोस्तों, एक समास का नाम लिखने में जा रहा हूं, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास दोस्तों, ऐसे तथ्य छुपा करके भी आपका टॉपिक पूरा करवाया जा सकता था। उत्कर्ष को चुना है ना, बहुत सोच के चुना है ना, यही वजह है कि ये मिल रहा है आपको, है। उपपद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेद पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? बिल्कुल, हाँ, 4 भेद पढ़ते हैं हम। कौन कौन सा? न तत्पुरुष, न तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष पढ़ते हैं। उपपद तत्पुरुष, तो जो ये उपपद तत्पुरुष होता है इसमें प्रत्यय वाले उदाहरण आते हैं। किसके आते हैं? प्रत्यय के उदाहरण। बिल्कुल,
कौन से आते हैं? प्रत्यय के उदाहरण आते हैं। प्रत्यय के उदाहरण कैसे आते हैं? प्रत्यय के उदाहरण जैसे खग, राजनीतिज्ञ है, सर्वज्ञ। इसके लिए कहा यही जाता है कि वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते, उनका प्रयोग करके कुछ सामासिक पदों का निर्माण किया जाता है, तो वे उपपद तत्पुरुष समास में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? उपपद तत्पुरुष समास में गिने जाते हैं। ये लो, इसका मतलब कैसे सामासिक पद बनाया मैंने? प्रत्यय लगा करके बनाया। कैसे बनाया? प्रत्यय लगा करके बनाया। यह वाली बात मैंने जोर डालकर इसलिए बताई है कि विद्यार्थी को यह पता चल चुका है कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनता है, लेकिन प्रत्यय के योग से संधि पद नहीं बनता। तो कहीं ऐसा न समझ बैठे कि उपसर्ग के योग से सामासिक पद बनते हैं, लेकिन प्रत्यय के योग से सामासिक पद भी नहीं बनता। ये नहीं मानना है दोस्तों। प्रत्यय के योग से भी सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। आपके सामने बन रहे हैं, उदाहरण दिया है मैंने आपको, है। तो अब इसका एक तथ्य जो लिखेंगे वह कैसे बनेगा? तथ्य कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी तथ्य की लाइन हम ऐसे बना लेंगे। क्या? 11वां तथ्य है, प्रत्यय के योग से भी सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय के योग से भी सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय के योग से भी सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। आप उदाहरण भी लिख सकते हो इसके नीचे आप अपनी कॉपी में। एक तो कौन सा? नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। और एक आप लिख सकते हो, अलुक नहीं लिखना है। जो 4 प्रकार हैं, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष, उसमें से केवल एक नाम याद रखना है, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपपद तत्पुरुष समास, बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में इसको लिख लीजिए। जैसे उपपद तत्पुरुष समास के, जैसे उपपद तत्पुरुष समास के, कहीं भी लिख लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। जैसे उपपद तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरण, उपपद तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरण प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं। प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं। ये बात लिख ली, क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की बात समझ में आई कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग किसके साथ जुड़ेगा, प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा। अब बात आ रही है, क्या सर केवल समास के एक तरीके में जुड़ा, इसके अलावा अगर हमें और प्रत्यय जोड़ने हो तो प्रत्यय कैसे जोड़ें? उपसर्ग तो हम जोड़ लेंगे, या तो संधि से जोड़ लेंगे, सारी संधियों में जोड़ देंगे, सारे समासों में जोड़ देंगे। लेकिन प्रत्यय में तो ऐसा नहीं है। प्रत्यय में तो केवल एक समास का नाम आया है, उपपद, जिसके भी 5-10 उदाहरण मिलते हैं। तो बचे हुए प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं? तो प्रत्यय कैसे जोड़ें हैं? उपसर्ग का तो जोड़ना पता चल चुका ना दोस्तों। उपसर्ग को कैसे जोड़ देंगे? उपसर्ग देखो, एक तथ्य लिख लेंगे अलग से, हम इसको एक हेडिंग डालेंगे। क्या? उपसर्ग कैसे जुड़ेगा? उपसर्ग जुड़ते कैसे हैं? छोटे बच्चों को पढ़ाते ना, वैसे बता रहा हूं ये वाली चीजें हैं। उपसर्ग कैसे जुड़ते हैं? तो सबसे पहले तो हमने उपसर्ग को कैसे जोड़ा दोस्तों? संधि से। सबसे पहले तो कैसे जोड़ दिया? संधि से जुड़ रहा है। दूसरा किससे जोड़ लिया? समास से। किससे जोड़ लिया? समास से। संधि से जोड़ा, समास से जोड़ा। और नंबर 3, जब संधि समास कुछ नहीं होता, वह संयोग से भी जोड़ देते हैं। जैसे कि उपहार है, जैसे उपहार है, वहां संयोग से जोड़ दिया। अब बात आते हैं प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं। प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते कैसे हैं, और अब मैं लिखूंगा प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं। क्या लिखेंगे? प्रत्यय कैसे जोड़ें। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, हैं। प्रत्यय कैसे जोड़ें वो समझो। प्रत्यय कैसे जोड़ें, मैं तथ्य लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। क्या? पहली बात, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो। कैसे दोस्तों? समझो इस बात को। इस बात को आप समझेंगे। एक बार इस रफ वाली चीज को हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट समझने के लिए। मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए प्रत्यय है आई।
प्रत्यय कौन सा है? आई। ठीक है। और शब्द है हमारे पास लड़ना, या लड़ धातु है, प्रत्यय जोड़ना है आई, तो शब्द क्या बनेगा? लड़ाई। अब आप ये कह दोगे सर कि यहाँ तो आ था और यहाँ ए था, तो दीर्घ संधि होनी चाहिए, नहीं हो रही है। प्रत्यय का यदि प्रथम वर्ण स्वर हो, प्रत्यय का यदि प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द ये हो गया, इसको क्या कहेंगे हम? मूल शब्द। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? प्रत्यय। नियम समझना, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर उसकी मात्रा लगा दी जाती है, अर्थात ड़ व्यंजन पे आ की मात्रा लगा दी, अड़ा कर दिया। समझ में आया? जैसे इतिहास है, इतिहास है, यहाँ तो आप कह दोगे कि सर हम नहीं मानेंगे, ए और आ भी तो आई होता है, तो आई हो रहा है, क्या पता संधि ही हो, हम जबरदस्ती कैसे मान लें? यहाँ मान लो भाई, है इतिहास में मुझे इक जोड़ना है, से में यहाँ पर क्या है भाई? ए, और इधर क्या है? ई। अगर संधि होती है, अब समझना, यदि प्रत्यय के योग में संधि होती, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? प्रत्यय के योग में संधि पदों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता, प्रत्यय के योग से यदि संधि पद बनते, तो ए और ई गुण संधि में ध्यान रखना क्या बनते हैं दोस्तों? ए बनते हैं। क्या बनते हैं? ए। अर्थात से पर मात्रा किसकी आती? से की आती। क्या बनता? सेक। क्या बनता? सेक। लेकिन मैंने क्या कहा? प्रत्यय का, ध्यान से सुनना, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो, प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर इसकी मात्रा लगा देंगे, अर्थात से पर किसकी मात्रा लगा देंगे? छोटी ई की। तो शब्द में ध्यान रखना, ऐतिहासिक में सिक आता है, सिक, से पे लघु ई की मात्रा ये वाली जुड़ जाती है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा है? मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, जैसा कि यहाँ प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर दिया हुआ है, तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर हम क्या लगा लेंगे? केवल उसकी मात्रा लगा देंगे, और बाकी एजेटिव हो जाना है। ठीक है। तो नियम क्या हो गया? नियम देखो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर उसकी मात्रा लगा दी जाती है, उसकी मात्रा लगाकर जोड़ते हैं। मात्रा लगाकर जोड़ देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर उसकी क्या लगा देंगे दोस्तों? मात्रा लगा देंगे। ये तो कब करेंगे? जब स्वर हो। जब क्या हो? ये स्वर हो। और यदि व्यंजन आ जाए, देखो जैसे फल और आगे है वाला। फल एक खाद्य वस्तु का नाम है, वाला प्रत्यय जोड़ूंगा और नया शब्द बन गया फल वाला। यह एक व्यक्ति का परिचायक हो गया। इसको भी ले का ले लिखा और वा का वा लिखा। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम पर इसकी मात्रा लगा देंगे, और यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ उसे संयोग की तरह लिख देते हैं। पास में ले आओ और लिख दो, पास में ले आओ और लिख दो। आपने क्या किया? यहाँ पर हमने ले और वा के बीच में जो ये योग का चिन्ह था इसको हटा दिया और इनको हम पास में लाकर लिख दिए। कुछ समझ में आया? तो हम इसका तथ्य कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आ जाएगी कि यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ संयोग की तरह, मूल शब्द के साथ संयोग की तरह लिख देंगे। मूल शब्द के साथ कैसे लिख देंगे दोस्तों? उसको हम संयोग की तरह लिख देंगे, उसे मूल शब्द के साथ संयोग की तरह लिख देंगे। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जब आपको
ऐसा दे दिया जाए कि प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है। प्रत्यय का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर है, और मूल शब्द के साथ इसे जोड़ना हो तो आप अंतिम पर क्या लगा दोगे, मात्रा। अंतिम पर क्या लगा दोगे, मात्रा, और उसे संधि की तरह जोड़ देंगे। उसे संधि की तरह नहीं बल्कि मात्रा लगाकर लिख देंगे। और यदि व्यंजन मिल जाए तो आप उसमें संयोग कर देना। व्यंजन में तो संयोग से और स्वर में मात्रा से। तो यह आपका उपसर्ग और प्रत्यय का क्या हो गया दोस्तों, योग हो गया। तो हमारे पास अब तक 3 स्लाइडें बन चुकी हैं महत्वपूर्ण। एक बार मैं इन तीनों पर समग्र रूप से एक साथ प्रकाश डालना चाहूँगा। तो बातें कुछ इस प्रकार से होंगी कि सबसे पहले आपको उपसर्ग और प्रत्यय का हमने आज क्या पढ़ना आरंभ कर दिया था, पूर्व की कक्षा से ही तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना आरंभ किया था। पूर्व की कक्षा से हमने जिसका तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना आरंभ कर दिया। प्रकार तो बात अब आएंगी, प्रकार की बात तो दोस्तों अब आएगी। प्रकार और प्रश्न क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। पहले ये तो समझ लो कि ये है क्या चीज़ है। तो इन पर हमें प्रकाश डालने से पता चला कि ये दोनों के दोनों ही शब्दांश होते हैं और इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात चली कि ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र इनका अर्थ नहीं होता, और ये सदैव कैसे शब्दों के साथ जुड़ते हैं, विकारी शब्दों के साथ। चाहे वो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, सदैव ही विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और विकारी शब्दों के साथ जुड़ने के बाद उपसर्ग किसी विकारी के पहले लिख देने के बाद अपना अर्थ देता है, तो प्रत्यय किसी विकारी शब्द के बाद में लिखने के बाद अपना अर्थ देते हैं। स्वयं कैसे होते हैं, तो स्वयं ये अव्यय के जैसे होते हैं। स्वयं कैसे होते हैं, ये अव्यय के जैसे होते हैं। कहने का मतलब उपसर्ग जो है वह खुद भी अव्यय के जैसा है, और प्रत्यय है वह खुद भी कैसा है दोस्तों, वह भी अव्यय के जैसा है। उसके बाद हम बात करें कि ये दोनों जुड़ने के बाद जो बनने वाला शब्द है वह बनने वाला शब्द कैसा होगा, तो इनके योग से बनने वाला शब्द, चाहे वो उपसर्ग के योग से बने चाहे वो प्रत्यय के योग से बने। जैसे पूर्व में 2018 में एक परीक्षा में पूछ भी लिया गया था कि प्रत्यय के योग से बना शब्द क्या था, तो वही वाली बात आती है कि प्रत्यय के योग से बने चाहे उपसर्ग के योग से बने, प्रत्यय और उपसर्ग योग लगा हुआ शब्द सदैव अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है, अर्थात आप उसे अविकारी शब्द कहोगे। क्या कहोगे दोस्तों, उसे आप अविकारी कहोगे। उसके बाद हमने एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और जानी जो आज की कक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, क्या कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं और प्रत्यय के योग से संधि पद नहीं बनाए जा सकते। इन दोनों में अंतर करने वाला बिंदु आ गया। फिर दोनों की समानता वाला बिंदु आया, क्या उपसर्ग के योग से सामासिक पदों का निर्माण हो सकता है, तो प्रत्यय के योग से भी सामासिक पदों का निर्माण हो सकता है। फिर हम बात करें कि उपसर्ग कैसे जुड़ेंगे, तो संधि से भी जुड़ रहा है, समास से भी जुड़ रहा है और आपका संयोग से भी जुड़ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय कैसे जोड़ें, तो प्रत्यय का यदि प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर क्या लगा दी जाएगी दोस्तों, मात्रा लगा दी जाएगी। और यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो हम उसे किस तरीके से जोड़ देंगे, तो उसे हम संयोग की तरह जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं दोस्तों, संयोग की तरह जोड़ देते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे अब उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार की कहानी पर। सबसे पहले अब बात करते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार। देखो, उपसर्ग के प्रकार और एक तरफ मैं ले लूंगा क्या, प्रत्यय के प्रकार। एक तरफ तो ले लिए उपसर्ग के प्रकार और एक तरफ ले लेंगे प्रत्यय के प्रकार। ये भी जानो ये क्या चीज़ है, ये कहानी क्या है पूरी की पूरी। हम हिंदी में देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत या
मूल भाषा के उपसर्ग। हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मूल भाषा या संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। और मूल भाषा या संस्कृत के उपसर्ग कितने पढ़े जाते हैं? 22 पढ़े जाते हैं। कितने पढ़े जाते हैं दोस्तों? 22 पढ़े जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, हिंदी के उपसर्ग भी कितने पढ़ते हैं हम? तो हिंदी के उपसर्ग भी हम कितने पढ़ लेते हैं? 22। कितने पढ़ लेते हैं? 22। यदा कदा हमें 24 भी मिल जाते हैं, यदा कदा हमें 24 भी मिल जाते हैं। 23 नहीं मिलते, 24 मिल जाते हैं। ठीक है। हिंदी के उपसर्ग भी कितने पढ़ लेते हैं? 22। और एनसीईआरटी में तो विदेशी उपसर्ग भी कितने लिख दिए गए? विदेशी उपसर्ग ये भी कितने लिख दिए गए दोस्तों? 22। कितने लिख दिए गए? 22। अब बात आती है, सर क्या ये संख्या काम की है? ये कभी काम की नहीं है। ये संख्या आपको कतई याद नहीं रखनी है कि कितने होते हैं, कतई याद नहीं रखनी है। अभी मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। बात करें यदि उपसर्ग में प्रश्नों की, बिल्कुल समझ लो ढंग से। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपसर्ग का प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो हमारे हिंदी में मोस्टली 3 प्रकार से उपसर्ग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न। प्रकार की बात करें, समझो देखो, उदाहरणों पे मैं बाद में आऊँगा, पहले जो कहानी समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। प्रश्न प्रकार की बात करें, सबसे पहला प्रश्न पूछता है क्या? विकारी, अर्थात मूल शब्द छांटो। कोई भी हमें उपसर्ग दिया हुआ, उपसर्ग लगा हुआ पद दे देता है और क्या पूछ लेता है दोस्तों? उपसर्ग बताओ, वो मूल शब्द बताओ। तो सदैव याद रखना है, उपसर्ग में मूल शब्द जो बचेगा वह क्या बचेगा? विकारी बचेगा। और ये बात दावे के साथ क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको ये पता है कि उपसर्गों का योग केवल विकारी शब्दों के साथ होता है और प्रत्यय का भी केवल किसके साथ होता है? विकारी शब्दों के साथ। इनका प्रयोग केवल विकारी शब्दों के पूर्व में किया जाता है। इसका मतलब पहले प्रकार के प्रश्न का जवाब तो हमें पता चल गया सर। क्या पता चला? कि यदि पूछा जाए प्रश्न के प्रकारों में, ऐसे ही पूछते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, है प्रत्याशा दे दिया, प्रत्याशा में दिए गए शब्द में मूल शब्द छांट कर लिखिए। तो मूल शब्द छांटना आपको नहीं आया, आपको तो उसकी संधि विच्छेद पता है, प्रतियोग आशा। अब आपको संधि विच्छेद पता होने के साथ साथ ये बात भी पता है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और मूल शब्द बाद में आएगा। तो पहले है तो प्रति तो उपसर्ग हो गया और मूल शब्द क्या हो गया? आशा। तो मूल शब्द क्या होता है? विकारी होता है। अर्थात आप देख लेंगे हमारे विकल्प में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में से कोई न कोई दिया गया शब्द ही। और मोस्टली आपको मैं बता देता हूँ, सर्वनाम शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय में उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। सर्वनाम शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय में उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। हाँ, आपको संज्ञा से, विशेषण से और क्रिया से, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने शब्द खूब देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे क्या कि प्रश्न प्रकार में पहला जो हमें मूल शब्द का प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब सदैव क्या होगा? विकारी शब्द होगा। क्या होगा? विकारी शब्द होगा। दूसरा प्रकार क्या होगा? संधि पद दे दिया जाएगा। क्या? संधि पद दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों? संधि का कोई भी उदाहरण दे देगा और संधि पद करके आपसे प्रश्न पूछ ले, मूल शब्द या उपसर्ग, तो उस समय क्या करना है? आपको विच्छेद करना है। क्या करना है? विच्छेद करना है दोस्तों। अगर संधि पद दे करके प्रश्न पूछता है तो चाहे मूल शब्द पूछे और चाहे उपसर्ग पूछे। देखो यहाँ पर विकारी शब्द देगा तो संधि वाला भी आ सकता है और संयोग का भी आ सकता है। मूल शब्द में तो आपको पहले वाले को तो देखना ही नहीं, लेकिन हो सकता है संधि पद दे करके आपको ये पूछ ले कि इसका मूल शब्द छांटिए क्या है या प्रत्यय छांटिए क्या है, तो आपको क्या कर लेना? उसका विच्छेद करना है। क्या करना है? विच्छेद करना है। जब हम उदाहरणों पे आएंगे ना, तो इन तीनों जो तरीके बता रहा हूँ, इन तीनों तरीकों से आपके समस्त प्रश्न हल हो जाएंगे।
तो विकारी के साथ में तो मूल शब्द आ सकता है, संधि पद दे करके पूछे तो आप क्या कर लोगे, विच्छेद कर लोगे। और तीसरा और वर्तमान की परंपराओं के अनुसार जो चला आ रहा महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के संदर्भ से जिस प्रश्न पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में जिस प्रश्न की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बनती हैं केवल उपसर्ग में, तो केवल उपसर्ग में आपको किस प्रकार का प्रश्न दे करके भ्रमित करेगा, वह आएगा एकाधिक उपसर्ग का पद, एकाधिक उपसर्ग के पद। अर्थात आपको ऐसा कोई शब्द दे देगा जिसमें एक से अधिक उपसर्ग होंगे और मूल शब्द निकलवा लेगा। उदाहरण देखो, उदाहरण, हाँ उदाहरण देखो, शब्द दे दिया व्यवहार है, शब्द क्या दे दिया, व्यवहार। दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए, दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। विकल्प बना रहा है, विकल्प ए में बना दिया अवहार, अवहार। विकल्प ब में बना दिया वहार, विकल्प स में बना दिया हार, और विकल्प द कुछ इस प्रकार से लिख दिया उसने, क्या, अब वह हार, अब वह हार। अब विद्यार्थी को यदि ये तथ्य पता है, ये तथ्य पता है कि उपसर्ग के योग से संधि हो सकती है, ये मैंने अब पुनः कह रहा हूँ, संयोग पूछेगा तो हर कोई जवाब दे देगा, समास में भी संयोग के उदाहरण ज़्यादातर आएंगे। प्रश्न आपको परेशान करेगा केवल संधि वाला, और संधि के उदाहरण दोस्तों हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से विस्तार से संधि को समझा है। खूब सारी 6-7 घंटे से भी ज़्यादा की कक्षाएं केवल एक संधि पर हो रखी हैं। तो इसका फ़ायदा हमें अब मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, देखो, आपको अगर व्यवहार शब्द अकेला ही दे दिया और व्यवहार शब्द दे करके उसने पूछ लिया इसका मूल शब्द छांट करके लिखिए, तो मूल शब्द छांट करके लिखने के लिए आपको अगर पता है कि संधि का उदाहरण है तो आप इसका संधि विच्छेद करोगे, वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार, इतना ही लिख दिया। वी प्लस अवहार लिख के ही राकेश ने तो क्या कर दिया कि हमारा तो उत्तर आ गया, सर ने कहा था संधि से ही उपसर्ग निकाल दिया। अरे भाई, उपसर्ग तो उसने पूछा ही नहीं, उपसर्ग उसने नहीं पूछा है। ऐसे प्रश्न में उपसर्ग पूछेगा तो विकल्प कुछ इस प्रकार से होंगे, विकल्प कुछ इस प्रकार से होंगे। ए विकल्प दे दिया वी, बे विकल्प दे देगा वी व अव, वी प्लस अव, से विकल्प दे देगा आपको व प्लस व, व प्लस व प्लस व, और द विकल्प दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से कुछ भी बना दे है। आपको ध्यान रखने की क्या बात है, संधि में यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, क्या संयोग भी हो सकता है। देखो आगे अब है, वी प्लस अवहार में इसको और तोड़ो, तो अवहार में तोड़ेंगे तो क्या होगा, अव प्लस हार, अव प्लस हार। तो आपने क्या क्या टुकड़ा कर लिया, वी प्लस अव प्लस हार। इसका सही विच्छेद क्या हो रहा है, वी प्लस अव प्लस हार। अब हमें पता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, पहले मूल शब्द कहाँ आएगा, लास्ट में। तो ये तो आ गया इसका मूल शब्द, ये रहा। मैंने कुछ नहीं किया ना, कोई उपसर्ग नहीं रटा, मुझे पता ही नहीं उपसर्ग कितने हैं। मुझे तो यही नहीं पता हिंदी में उपसर्ग होते कितने हैं, क्योंकि भाई संख्या कोई निश्चित नहीं है। अंग्रेजी के भी हम हिंदी में पढ़ते हैं, विदेशी में पढ़ेंगे, संस्कृत के भी हम हिंदी में पढ़ते हैं, तत्सम के उपसर्ग पढ़ेंगे, हिंदी के भी हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो कैसे निश्चित करेंगे कौन से हैं। अरे भाई, इतनी संख्या थोड़ी गिननी है, गिनना ही नहीं है, एक भी नहीं गिनना। हमें तो डायरेक्ट आंसर पर जाना है। तरीका कर लिया, टुकड़ा कर लिया, टुकड़ा करने के बाद मूल शब्द निकाल दिया। अगर आपको मूल शब्द नहीं पूछा तो हमें पता है उपसर्ग पहले होता है, वो उपसर्ग होता है। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछे उपसर्ग क्या है, तो वी प्लस अव, ये रहा वी प्लस अव। सही जवाब तक इस तरीके से पूछा जाएगा। ये है प्रश्न पूछने का तरीका, और ये है आपका उत्तर देने का तरीका। ये किस में होता है दोस्तों, उपसर्ग में। अब बात आएगी इसके उदाहरणों की। तो एक एक उदाहरण के, एक एक प्रकार के 20-20, 30-30 उदाहरण आपको PDF के रूप में नोट्स में आपको अपने ऐप में मिल ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है।
समझ में आया मेरा कहने का तथ्य क्या है, मेरे कहने का आशय क्या है। उपसर्ग के प्रकार आपको संख्या नहीं पूछेगा, प्रश्न के प्रकार मैंने आपको बता दिया, प्रश्न हल कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। ये वाली बात क्लियर हुई। अब समझने की बात जो है वह कहाँ पर आएगी, वह आती है आपके प्रत्यय के प्रकार में। किस में आएगी दोस्तों, प्रत्यय के प्रकार में। और प्रत्यय के प्रकार में देखो समझने की बात क्या है, प्रत्यय के प्रकार अगर आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो सीधा आपको जवाब देना है 2। प्रत्यय के कितने प्रकार होंगे दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो, पहला प्रकार तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय, और दूसरा होता है दोस्तों कृत प्रत्यय। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कृत प्रत्यय। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर आपको प्रत्यय के प्रकारों का प्रश्न पूछे, अगर आपसे प्रत्यय के प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप पहला प्रत्यय का प्रकार तो क्या बताओगे, तद्धित, और प्रत्यय का दूसरा प्रकार क्या बताओगे, कृत प्रत्यय। अब तद्धित क्या होता है, कृत क्या होता है, यह है जानने की कहानी, यह है समझने वाली बातें। यहाँ से हमारी जो चर्चा होगी वह महत्वपूर्ण बनाएगी अपने आप के कालांश को, वह महत्वपूर्ण बनाएगी अपने आप के प्रकरण को। और ये वाली बात केवल और केवल उसी विद्यार्थी के, उसी मेरे विद्वान दोस्त के समझ में आएगी जिसके ये लाइन समझ में आ रखी है। कौन सी लाइन समझ में आ रखी है, यह लाइन कि इनका प्रयोग केवल विकारी शब्दों के साथ होता है। यह लाइन अगर आपके जहन में है तो आप इस लाइन में कोई संदेह नहीं करोगे। अब जो हमारी कहानी शुरू होने जा रही है, अब हम जिस वर्णन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, अब हम जिस प्रकार के वृत्तांत का विस्तार प्राप्त करने जा रहे हैं, वह हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी दोस्तों, प्रत्यय के प्रकार से शुरू होगी। कहाँ से होगी, प्रत्यय के प्रकार से। सबसे छोटा प्रश्न आपसे पूछता है क्या, कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको सीधा सा जवाब देना है 2। बहुत बार हुआ है, बढ़िया मेरे विद्वान विदूषक या विदुषी बहनों से हुआ है ये, क्या कि उनको प्रत्यय के प्रकार पूछ लेते हैं और वे वहाँ पर गच्चा खा देते हैं, क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ा है कि ये कृतवाचक है, ये तद्धितवाचक है, ये कर्ताबोधक है, ये करणबोधक है, लेकिन यहाँ पता नहीं चलता कि वास्तव में प्रकार कितने हैं। तो प्रत्यय के प्रकार पूछे एक बेसिक सा प्रश्न, तो जवाब कितना आएगा दोस्तों, 2 प्रकार आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2 प्रकार आएगा। तो कल हम अगली कक्षा में जो हमारी वार्ता शुरू होगी वह हम करेंगे प्रत्यय के प्रकार से। तब तक के लिए आप इस बिंदु को आराम से, इस उपसर्ग के उदाहरणों को देखिए, इससे संबंधित प्रश्नों को देखिए। कहीं कोई शंका समस्या रहे तो आप कमेंट करके बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।